नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। बड़े बड़े मामलात आज के प्रोग्राम में हम उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से आपको गवर्नर के लेवल के ऊपर दो डिमांड्स नज़र आ रही हैं। एक डिमांड तो ये है कि यहाँ पर जो हालात बन गए हैं उससे हम मुतमईन नहीं हैं। हुकूमतें PTI की आईं और गईं और हालात वहीं के वहीं हैं। साथ वफाक से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि फाटा के लिए जो आपने हिस्सा मुख्तस किया था उसके ऊपर कुछ पैसे हमें दें। तो हमारे पास गवर्नर KPK मौजूद होंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में, फैसल करीम कुंडी साहब। आज के प्रोग्राम में हम नून और पीपल्स पार्टी की नई कुश्ती का भी जिक्र करेंगे। दोनों बड़ी जमातें हैं, इनको मेयार मुकर्रर करने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो कुश्ती चल रही है उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और हर 3 महीने के बाद, चाहे वो GB का इंतखाब का मामला हो या कमेटीज़ का इशू हो, पार्लिमान के मामलात हों, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने खड़े जाते हैं। तो इसके पैनल का तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून की तरफ से, सहर कामरान साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अलीना शिगरी साहब तजियाकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जो एक और मामला जिसके ऊपर मैं ज़रा रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा, वो आज मस्तूंग के इलाके वली खान में सेशन जज की गाड़ी पर जो फायरिंग हुई है। एक सेशन जज उसमें शहीद हो गए, दूसरे शदीद ज़ख्मी हुए। और जो हैरत अंगेज़ बात है इसके अंदर वो ये कि सबको पता है कि मस्तूंग के अंदर BLA किस तरह ऑपरेट करती है। तो BLA अमूमन ऐसे तमाम वाक़यात को ओन करती है। इस मरतबा इस्लामिक खुरासान ग्रुप है जो UN का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। अगरचे BLA को अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और बरतानिया ने डेजिग्नेट किया हुआ है, लेकिन UN ने नहीं किया हुआ। हमला कोई और कर रहा है और उसके जो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल कर रहा है इस्लामिक खुरासान ग्रुप। अब जो तजियाकार हैं वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या दोनों को चलाने वाला एक है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं कि बड़ा ख़तरनाक और मीडिया के अंदर अगर निस्बतन ज़्यादा एम्बैरसिंग हमला हो तो वो फिर इस्लामिक खुरासान की तरफ भेज दिया जाए, उसको ओन कर लें, और जो दूसरे मामलात हैं वो BLA टेकअप करे। तो एक बड़ा संजीदा मामला है। हम इसको सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहे थे कि BLA और इस्लामिक खुरासान का जो इकट्ठ है ये किस तरफ मामलात को लेके जा रहा है। आइए नून और पीपल्स पार्टी की नई कुश्ती का जिक्र करते हैं। तो क्या मसला है आपके? आज लीडरान की तरफ से मैंने बयान सुने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम है। आज साद रफ़ीक साहब ने कहा कि वो तो फाशिस्ट थे। इतनी एक्सट्रीम लैंग्वेज करने की क्या ज़रूरत है? अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप फाशिस्ट कह के आप क्या हासिल कर लेंगे? बहुत शुक्रिया तला साहब। देखें सर, अगर कोई बयान देता है ना जो अपनी ज़ाती हैसियत में है, जैसे ख्वाजा मोहम्मद साहब आसिफ साहब ने एक बयान दिया और उसको बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी कैंपेन में अपना स्लोगन बना के इस्तेमाल किया, उसकी वजाहत भी ख्वाजा साहब ने की कि वो क्या कहना चाहते थे। उसी तरह अगर साद रफ़ीक साहब ने भी कोई एक बयान दिया तो अपनी ज़ाती हैसियत में दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि पार्टी लीडरशिप में, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं जो कि पार्टी के अहदेदारान भी हैं और पार्टी चला भी रहे हैं, चीफ हमारे एग्जेक्टिव्स हैं, उनकी तरफ से ऐसा बयान आपने नहीं सुना होगा। लेकिन बरक्स बिलावल साहब को देखें तो पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से अगर वो कोई ऐसा बयान देते हैं किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी, या उसको कहते हैं कि ये पार्टी का बयानिया है, तो एक तो ये अफसोसनाक भी है क्योंकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने बड़ी राइविंड वाला कहता है वो उस बयान बस मैं सारे टोटल कलेक्टिव उनके बयानों के जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब देखें हमारे डिफेंस के मिनिस्टर भी हैं और सियासत भी बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और बात यह है कि जब आप इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, दोनों सियासी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, हमारे एलाइज भी हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बाद में आके हम ऐवान में इकट्ठे होंगे और ये जो है ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये जो तल्ख कलामियाँ हैं और ऐसे जुमले सख्त हैं ये याद रह जाएंगे, ये याद रह जाएंगे। आप सहर कामरान साहिबा, आपने तमाम मामलात को आप बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर फोकस करती हैं। हम इस बहस में इस वजह से उलझ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस नहीं होनी चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में तारीख क्या फैसला दे रही है पीपल्स पार्टी की नुक्ता नज़र से और मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा। बदकिस्मती से जो बड़ी क़यादत है आपके कायद समेत, वो इसी में मामले को उलझा रही है कि जब वो राइवेंड वाला कहता है ख्वाजा आसिफ को लात मार के बाहर निकाल दो। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस लैंग्वेज फ्रॉम पीपल्स पार्टी। ये क्या हो रहा है? देखिए, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बात जो है नेशनल असम्बली में कही थी, ठीक है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ से मुतालबा किया था कि वो अपने इस बयान
वो वापस लें और उस पर नदामत का इजहार करें। जबकि ख्वाजा आसिफ दोबारा है, उन्होंने उसको बड़ी डटाई के साथ ये कहा। देखें, यकीनन सीनियर पॉलिटिशियन है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जितने जो भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ गुफ्तगू की जाए, किसी की ज़ात पे बात नहीं की जाए। लेकिन ये सीनियर पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है कि जब वो बात करें तो मैं फ़ीमेल मेंबर हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि आप कितना भी रिस्पेक्ट से बात करें, ख्वाजा साहब का अपना एक रवैया, शायद एज फैक्टर होगा, ये जो भी है बड़ा तहज़ीब आमेज़ होता है। और अभी से नहीं, इवन व्हेन आई वाज द मेंबर ऑफ सेनेट तब भी। तो ये कि मैंने उनको किसी मैरीटाइम फोरम पे इनवाइट किया था, तो मेरे थिंक टैंक का था, तो उन्होंने मुझे कहा जी तुम्हारा क्या काम है इससे। तो यू नो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ सोच। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो कभी किसी को ऐसी बात नहीं की। देखिए नवाज शरीफ ने तो अब यू कैन डिसएग्री विद दिस पॉलिटिक्स। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए बात ये, हमारी सियासी तारीख जो है बहुत तल्ख है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सी ऐसी बातें की है जो माजी में रिपीट की आती हैं। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई मैंने क्योंकि उनको रिसीव किया था, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर गई और उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में आया। आज भी जब हम ऐवान में बैठते हैं, लेकिन मसला ये है कि एक माहौल मुसलसल जो है वो ख़राब हो रहा है। इन्हीं के एक नहज पर आ जाते हैं। अब आप ये देखें कि जहाँ पे आप अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करें, लेकिन दिस नरेटिव ऑफ लाइक अंडरमाइनिंग वन प्रोविंस, और या आप उसकी डिवीज़न की बात करते हैं या आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे सेंटिमेंट्स यकीनन जो है वो इनसाइट होते हैं। आप ये फरमा रही हैं कि जो इशू हैं वो बड़े इश्यूज हैं और उसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ है। लेट मी कंक्लूड द लास्ट थिंग आपकी उसके ऊपर। देखिए बात यह है कि कश्मीर एक बड़ा हसास मामला है। जब कश्मीर के इशू पे दो अहम वज़रा इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो डेफिनेटली और उस पर तनाव बढ़ता है और चीज़ें आगे ख़राब होती हैं। और जब आपकी उसकी निशानदेही की जाए तो आप ज़ाती हमलों पे आ जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें जो इंसाइट हो जाती हैं। अलीना, योर टेक? तलत साहब, अभी नौशीन साहिबा ने कहा था कि मैनिफेस्टोज लेके वोटर्स के पास जाया जाता है। वर्ल्ड ओवर यही देखा जाता है इंतखाबात में, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपना एविडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस लेके जाती है कि जब हम आए थे तो हमारा हमने ये किया, ये इधर लेवल था, और जब हम जा रहे हैं अब इलेक्शंस में तो हमने इतना परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेटली वो कल वजीर पेट्रोलियम कह रहे थे कि ये आवाम को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डेली चेंज हो रही हैं वो आजमाइशी फार्मूला है। ये फरमाइशी फार्मूला ज़्यादा रखता है जो सियासी जमातें एक दूसरे के नोक झोंक, यही पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कि सेंटर में इत्तेहादी हैं, ये समझ रहे हैं कि वोटर्स भी अब वो ड्रामा ऑडियंस की तरह हैं कि जो मसाला फैक्टर, जो सोप ओपरास की तरह इसको भी आप ट्रीट कर रहे हैं कि आप वोटर्स को बता रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है सेंटर में वो कह रही है कि जी ये फॉर्म 47 की, मतलब आप ताने देखें और इससे पूरा क्या कितना पोली रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे इस पूरे निजाम पे कि इलेक्टोरल एक्सरसाइज हैज कम डाउन टू अ रोबोटिक एक्सरसाइज कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी पर इतनी बड़ी आंच उठा दे कह के जी फॉर्म 47 की। और अगर आप इत्तेहादी हैं, अगर जिस तरह आज शर्जील अहमद साहब कह रहे थे वी आर नॉट देयर एलाइज, हम इनके इत्तेहादी नहीं है। सो अगर आप इत्तेहादी नहीं है तो फिर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जी आप कल फिर ऐलान कर दें कि जी आप इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, आप ऑपोजिशन में जाके बैठे, फिर आप उसूल की सियासत करें। ये टेक्निकली वैसे ठीक है, इत्तेहादी नहीं है, वो तो वैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको कौन सी काबीना की पोजीशन है, ये टेक्निकली तो ठीक बात कर रहे हैं। टेक्निकली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तलत साहब, आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है बट आप इस सिस्टम के जो है वो जामिन है, पीपल्स पार्टी सिस्टम के जामिन है। सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट चल फंक्शन जो है वो इसी तरह से कर रही है कि जब अगर पीपल्स पार्टी के सपोर्ट ना हो तो फिर आपको पता है कि स्टैंडिंग क्या हो जाएगी। तो नौशीन साहब, फिर लोग ऐसी बातें पार्टी और लीडरान की नज़र में पसंद करते हैं जिसके अंदर मिसाल ज़रा तेज़ हो और इलेक्शन की कैंपेन ही क्या है जिसके अंदर ये इस किस्म की मुंहमारी ना हो, ये एक रवैया भी बन गया। हमने वैसे देखा कि इलेक्शन के दिनों में पीपल्स पार्टी नून लीग जो है ना टेम्परेचर के ऊपर लेते, जीबी में भी हमने देखा है। तो ये जानबूझ के करते हैं वैसे लोगों को बताने के लिए कि हम जो है वो बस बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये मैं ये तो कहूँगी कि हमारा कोई तमाशा तो नहीं चल रहा। आवाम 25 करोड़ आपकी, और जो वो बर्दाश्त कर रही है, आपके हालात ऐसे हैं कि हम मज़ीद ड्रामा वाला करने की सूरत हाल में हैं। मुझे लग रहा है बिलावल साहब भूल गए हैं, पिछली गवर्नमेंट एजेके में उनकी थी, पिछली गवर्नमेंट उनकी थी कि आपका एक काम पे बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आप आवाम को कारकर्दगी बताएं, अपना वोट ले लें। आप जो एक स्लोगन चला रहे हैं, हमारे 2-3 बंदों की हमने लाइनें उठा ली हैं और आप वो वहाँ पे चला रहे हैं उसकी कैसेट्स, उससे बेहतर है बताएं हमने किया क्या है। नवाज शरीफ साहब के तो काम नजर आते हैं वहाँ पे। आपको पता है हमारी इस दफ़ा 236 अरब रुपए का फंड जो है प्राइम मिनिस्टर ने एजेके के लिए रखा है,
उसके अलावा हमने वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं रिवैम्प किए हैं, हमने सड़कें बनाई हैं वहाँ पे लातादाद जिनको कनेक्ट किया है। आप मुजफ्फराबाद से मानसरा जाए, इलेक्शन की कैंपेन में वैसे रेगिंग के जुमरे में आता है। मैं आपको बताऊं कि जब आप वोटर का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें कि मैंने अन्य अरब तेरे पास रख देते हैं, वो सड़क भी बनाऊंगे और आपके लिए ये हॉस्पिटल भी बनेंगे, ये वैसे चल साहब फिर मेरी गुजारिश ये है कि बताएं, फिर पार्टी बताए क्या कि हमने किया क्या, अपनी कारकर्दगी से ही आपने वोट लेना है। हाउ यू विल कन्विंस द वोटर कि जो आपके साथ खड़ा है पंजाब में, हमें बताने के लिए वी हैव लॉट मोर टू टेल पीपल, हम बता सकते हैं कि हमारे कितने इनिशिएटिव्स आए हैं। तो साहब जब आपके पास कुछ बताने को नहीं होता तो फिर माजी के जो है ना अब मामला मैं एक तरफा में बात अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ऐड कर लूँ। अभी बात की सर ने सुबाइयत की, वजीर आजम जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रहे हैं ना 3 दफा, उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान की बात की, उन्होंने सूबों को जोड़ने की बात की, मोटरवेज दी हैं, सारे सूबों को कनेक्ट किया, उन्होंने एटमी ताकत अगर इस मुल्क को बनाया तो ये ओवरऑल बात थी पाकिस्तान की। इसी ज़माने में पंजाब बैंक भी बनाते थे, पंजाब का एयरपोर्ट भी बनाते, लेकिन वो और ज़माने में। देखिए तलत बात ही कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सीज में और इस पर ना जाऊँ, लेकिन कुछ हकाइक को हमने सामने रखना पड़ेगा। किसी ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद डाली, एटमी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाया तो कई धमाका हुआ ना, ठीक है, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हमने गिलगित बल्तिस्तान को कानून साज असेंबली नहीं दी? क्या FCR का खात्मा नहीं हुआ? कि अगर आज भी जो बात कर रहे हैं कश्मीर का इशू अगर अभी भी देखें तो उसके ऊपर एक जो सबसे फर्म एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो या बिलाल भुट्टो ज़रदारी हो, अगर कोई भी शख्स हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी जाके स्टेटमेंट पढ़ सकता है, लेकिन किसका स्टेटमेंट जो है असर रखता है? तो ये बातें करें ना कि अभी आप इतना जबरदस्त बयानिया आपने बताया, इतनी जबरदस्त कैंपेन है ये, देखिए तो ये क्या कि रायविंड वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। देखिए बात ये है कि वहाँ पे जो पंजाब की वज़ीर उन्होंने जो गुफ्तगू की, क्या कहा नहीं उन्होंने कहा जी एक सूबे के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं। तो बात ये कि देखें ये कहीं पे भी इश्यूज आ सकते हैं। अभी इन्होंने मोटरवे की बात की, मुझे वो भी जवाब देना है। जब मोटरवे CPAC का जो पैसा जो किसी पोर्ट सिटी से होना था तो पूरे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी होती, आपने बोला कि पंजाब में चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से नहीं एक मिनट जब सिंध की बात आई तो आपने कहा सुपर हाईवे का नाम मोटरवे है, ठीक है। अभी तक कितने साल हो गए, हैदराबाद जो सखर से लेके कराची तक जो है वो अभी तक जो है वो पहले भी ऐसे उठाया जाए, ये बनवा दें आप। एक मिनट देखिए, बात ये है कि ये हम हर दफ़ा इसको उठाते हैं इश्यूज़ को, हर दफ़ा फंडिंग्स नहीं आती उसके अंदर। देखिए सिंध जो है आपको रेवेन्यू जनरेट करके भी दे रहा है, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस, पिंक बसेस भी सिंध के अंदर शुरू हुई। हम इन चीज़ों को इशू नहीं बनाते, हम लेकिन जब एक शख्स जो कि आप इस पोजीशन पे हो, आप जो है चीफ मिनिस्टर हो और आप वहाँ पे जाके अगर जब उनके ऊपर इश्यूज़ आए, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अरेस्ट हुई या कराची वाला वाक़या हुआ तो कौन उनके लिए स्टैंड लिया, किसने लिया? सबसे पहले बिलाल भुट्टो ज़रदारी। और इन दोनों की आपस में मुलाकातें भी होती रही हैं, बिलाल भुट्टो ज़रदारी की। लेकिन अब जो रवैया है, आप मुझे बताएं कि प्रेसिडेंट आए तो उनको आपने एहतराम नहीं देना, ठीक है। प्रेसिडेंट को किसने एहतराम नहीं? अगर पंजाब आते हैं क्या उनको उनका ड्यू प्रोटोकॉल दिया जाता है? प्रोटोकॉल ही नहीं मिलता उनको। कभी आज तक मुझे बताएं कोई कभी जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिसीव किया हो या प्रोटोकॉल दिया हो या किसी नहीं। देखिए ये एक जो है ना बुनियाद। और फिर जो उनकी जो 2 खवातीन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन लेकिन वो जिस किस्म की गुफ्तगू पूरा वक्त करती हैं, देखिए यू कैन नॉट स्टे ऑल द टाइम इन द हाइपर मोड। आप जब उस पर रहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको दूसरी तरफ से भी बात सुननी पड़ती है। I'm sure Nosheen will want to respond, लेकिन अलीना ये जो आपने कहा था ये सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, ये कोई नूरा कुश्ती नहीं है, ठीक है। अशद नजरिया ज़रूरत के तहत ये इकट्ठे होंगे, लेकिन जेन्युइन डिफरेंसेस हैं। सेकंड तलत एक बात को आप देखें कि हम पार्लियामेंट में क्यों इकट्ठे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम चाहते हैं जमहूरी निज़ाम चले। अगर हम भी जो है वो एक करें जो जिस तरीके से PTI ने किया है, या इस्तीफे दे के अलग हो जाएं, या अगर हम वोट ना दें या हम बजट में वोट ना दें तो फिर क्या होगा? ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। इनकी हिस्ट्री भी तो रही है ना, 70, 80, 90 की दहाई और उसके बाद की
दोनों जमातों की, मतलब द मेयर फैक्ट दैट दीज पार्टीज बिकेम कोलिशन एलाइज पीडीएम के फॉर्मेशन के साथ साथ ही, इट डज नॉट चेंज हिस्ट्री। सो ये लेकिन आई थॉट कि जो मिसाक जमहूरियत था उसने चेंज किया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसके ऊपर नून लीग का एक अपना स्टैंड था। आई थॉट चेंज हुआ, लेकिन मुझे लगता है नई जनरेशन ने आके कुछ दोबारा से हिला दिया नहीं, और मेरे ख्याल से लेसन्स भी शायद नहीं सीखे गए फिर माजी से आपने अपने हाल को जो है वो दुरुस्त नहीं किया और अपने मुस्तकबिल का सोचा नहीं। एंड हाउ मेनी सवाल फिर पैदा होता है कि हाउ मेनी मोर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स या कितनी और पार्लियामेंट्स हमें दरकार होंगी कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स इस मुल्क में होते हुए देखें, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स, इतनी बिलो द बेल्ट हमें इस वक्त सियासत की पूरी हमें, और क्योंकि टू पार्टी सिस्टम तो अब हमें नजर आ रहा है दोबारा से रीएक्टिवेट होते हुए, एक पार्टी ने तो मैदान ही ये आपने बात जबरदस्त की। अगर ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहा होता है, पीटीआई और नून लीग के दरमियान होता है, हमें हैरानी नहीं होती। नहीं, हाँ। हैरानी ये होती है कि आप तमाम इश्यूज जिसके अंदर मुख्तलिफ हल्के भी इन्वॉल्व होते हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह, उसके अंदर तो आप शेर शक्कर होकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर इन इश्यूज को आप रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाते? यू आर ओनली अ कॉल अवे, आप कॉल कर लिया करें। मैं आपको अर्ज करूं, देखें, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी कोई ऐसा बड़ा सियासी फैसला नहीं लिया जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को शरीक नहीं किया या उनके साथ उन्होंने मुशावरत नहीं की। हमेशा उन्होंने बिलावल साहब को बुलाया, उनके तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उनको बिठाया, उन्होंने बात की, मुशावरत की और फिर वो आगे चले। बेशक वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, बेशक वो हमारे फ्लड्स का इशू हो, बेशक वो आपका रियासती कोई ऐसा मसला हो जिसमें आपने हालिया बजट के ऊपर ब्रेकें आपकी लगवाई, आपको फिर बातचीत करनी पड़ी और उनके साथ जो मुशावरत की तब उसके बाद जाके बजट पास हुआ। अब ये जो बात की सहर ने, मैं एक बात आपको बता दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सियासत है ना और जो तरबियत हमें दी गई है, उन्होंने वो बड़ी इज्जत और एहतराम की दी है। आसफा बीबी जब भी आई हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जैसे अंदर दाखिल होते हैं, अगर वो बैठी होती हैं तो मेरा हाल है वो सबसे पहले जाके उनके सर पे हाथ रख के प्यार देते हैं और उनको वो एहतराम ड्यू जो उनकी एक इज्जत इज़ा बेटी की है वो उनको दी जाती है। जरदारी साहब का रवैया भी मरियम बीबी की तरफ इस तरह का ही है। बिल्कुल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बुजुर्ग तो ठीक काम कर रहे हैं, ये बीच में मैं कोई बात बताऊं, ये बीबी और बिलावल साहब हमेशा खुद जाके इज्जत और एहतराम से मिलते हैं, उठ के खड़े होते हैं। देखिए ये बेसिक तहजीब है जो हमने तो पब्लिक में भी ये ले आए ना तहजीब, हम यही तो कह रहे हैं। अब आप ये कहें कि जी अहम इश्यूज को शहर में बात ना करें, ये नहीं हो सकता। मैं एक बात बताऊं आपको, देखें तला साहब, अब हम उस एरा में आ गए हैं और उस सिस्टम या उस रजीम का अब हम हिस्सा हैं जहाँ पे आपकी आवाम की मुश्किलात बढ़ी हैं। आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम करना, ताने, वो में पीटीआई की जमात कम नहीं थी जिसने पूरा ये एक जो एक कहते हैं कि एक अच्छे ऐसा एक सियासत को एक अच्छा एक तहजीब वाला और एक एहतराम वाला प्रोफेशन समझा जाता था। अब लोग ये डरते हैं कि इतनी बदतहजीबी और बदजुबानी का कल्चर जो पीटीआई हमारे लिए छोड़ के गई थी, हम ये पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि देखिए छोटा बंदा अगर बिलावल साहब हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी पोजीशन दी है, चेयरमैन ऑफ द पार्टी ऑफ पीपल्स पार्टी, और अगर वो उठकर हमारे वजीर डिफेंस के लिए या सॉरी दिफाई वजीर के लिए ये इस तरह के जुमले बोलेंगे, और मैं मोहतरमा लात मार के बाहर निकाल, बिल्कुल इस तरह की, देखें ये ना आपके फिर ऐसे लगता है कि आप हर चीज में जो है वो हुकूमत का हिस्सा हैं। बिल्कुल बात आपने अच्छी की ना कि अगर आप आए, इफ यू डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्लीज एक्सेप्ट इट एंड लीव, अब क्विट कर दें। लेकिन जब यू आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट और आप लोगों की आवाम की बात करना चाहते हैं और करते हैं हम मिलकर और सारे चीजों में हम इकट्ठे हैं, then you have to be careful, you have to watch your every word you speak. Sir, I'd like to add in कि on a broader canvas ये क्यों दे आर रिजॉर्टिंग टू दिस लेवल, बिकॉज स्कोर शीट जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट तीसरी बार अवाम ने चांस दिया, नील आपकी जीरो बिल्कुल परफॉर्मेंस है कि आप अवाम जो है वो उस चीज पे एटलीस्ट खुश तो होते हुए हमें नजर आते, कुछ हमें तरक्की आती, कुछ काम होते हुए दिखाई देते। सिंध में दी सिचुएशन आपको कराची का हाल पता है, अंदरून सिंध की क्या ही बात करें, मतलब दैट इज सेल्फ एविडेंट। नून लीग की लाहौर की, क्योंकि वो स्कोर कार्ड जो है उसमें सिर्फ लाहौर नजर आता है और मरियम साहिबा मुल्क के दीगर हिस्सों में गिलगित बल्तिस्तान में हमने यही देखा। हुंजा को और हुंजा वालों को कहा जाता है कि जी लाहौर से सिर्फ आपके पास उस शीट में लाहौर है, हमें हुंजा आई कम फ्रॉम शिगर, तो मैं यही कहती हूँ कि हमें हुंजा को हुंजा ही रहने दे, एटलीस्ट गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित बचा, हमें नहीं चाहिए कॉन्क्रीट का पूरा वो रीजन, लेकिन एटलीस्ट आप हमें दिखाए। आज लाहौर में आपको पता है तलत साहब 236 मिलीलीटर की वो जो बारिश हुई है उसमें सड़कों का, अंडरपासेस का जो हाल था वो सबके सामने है। एटलीस्ट आपने वेनिस जरूर बना दी है लाहौर को, आप अगर उसको पेरिस बनाने चले थे, लेकिन आपको एटलीस्ट बताना चाहिए आप ये कह रही है कि सब लोगों की कारकर्दगी की शीट जब लोगों के सामने है
और फिर आपको यही पर्सनल अटैक्स, फॉर्म 47 के ताने। बात ये है कि तो इसमें ना हुकूमत के अंदर आप क्यों हैं, अगर देखिए, हाँ, आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। ये वो जमात जिसके अंदर इतनी जो है, मैं समझती हूँ कि एक रवैया आ गया है कि ना उनके वज़रा ऐवान में मौजूद होते हैं, ना वो कोरम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो तो रोज़ाना अपोजिशन जो है वो कोरम पॉइंट आउट ना करे, ठीक है। और फिर जिस तरीके से हाउस चलाया जाता है, आप ये नहीं चाहते कि मेंबर्स को बात करने का मौका दिया जाए, आप स्टैंडिंग कमेटी में स्नैप करते हैं, आप जो ओवरसाइट का रोल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फिर इसी के साथ साथ आप ये कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठ के दूसरी तरफ आइल के बैठ गई तो आपकी तो हुकूमत गिर जाएगी। बात ये तो शहबाज शरीफ साहब से आप पूछे, ये तो शहबाज शरीफ साहब से आप पूछे कि वो क्यों आके बात करते हैं। वो बिल्कुल संजीदगी से बात करते हैं, उन्हें पता है कि क्या अहमियत है। मगर जो इनके जो सेकंड ईयर है उसमें एक चीज़ आ गई है कि हमें शायद, आई डोंट नो, कि ये रवैयों में ये चीज़ आ गई है कि हम ये रवैया अपनाएंगे। देखिए, अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई इशू उठाया तो वो कौमी अहमियत का इशू था। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, आपके गैर मुनासिब बयानात की वजह से एक क्राइसिस क्रिएट हुआ। आप बचाइए कि उस क्राइसिस, अच्छा, और फिर आपको पहले कहा गया, नई बात की चेयरमैन ने, राजा प्रदेश ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा ये बात। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब आए, उन्होंने एक जो है ना, मतलब आप देखिए, खाली एक फोरम पे वो गलत बयान नहीं दे चुके, इंटरनेशनली भी वो ऐसे बयान दे चुके हैं जो गैर मुनासिब है। अगर वो अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो नहीं सही बयान दे सकते तो फिर थोड़ा सा पीछे हट जाए। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर आपने अगर वो वापस आके वो एक जो है ना इस तरह का एक बयान ना देते तो ये बात ना होती। तो आप भी वैसे ध्यान रखा करें नौशीन साहबा, ये आसान मामलात नहीं है, थोड़ी सी अकोमोडेशन कर लें। पॉइंट आउट उन्होंने सही किया, ये बयान जो है ना इंसिंडियरी हैं, यानी इनसे अब आग लग सकती है। मैं तलत साहब एक बात बताऊं, मैंने पहले आपको कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी कुछ कह सकता है, फिर बाद में उसकी तरदीद करे, उसकी वजाहत दे, वो उसकी जिम्मेदारी है ना। मैंने आपको अर्ज की है कि जब पार्टी लीडरान इस तरह का मौकफ नहीं इख्तियार करे, मतलब दिस इज नॉट कि पार्टी का ये एक नजर। और दूसरी एक बात मैं सहर ये आपको बताऊं, देखें, हर बंदा जो है वो अपनी पार्टी लीडरशिप को देख रहा है, और बिलावल साहब को भूलना नहीं चाहिए, ये तो पार्टी चेयरमैन। और वही बात बार बार हम कर रहे हैं कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें एजेके में क्या बनी हुई है, और उसको डील आपने नहीं किया। नहीं, आपसे लेट मी कंप्लीट। अगर आपका वजीर आजम इतना नाहिल था, उनसे वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई, तो ये फेलियर किसके ज़िम्मे है? नहीं, सॉरी, देखिए, 6 महीने से हमारी हुकूमत है, और इसीलिए ली थी कि किसी तरीके से पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, स्टेबिलिटी आए। लेकिन आपके बयानात ने दोबारा, हमारे बयानात ने आपको क्या कहा, सिचुएशन आप सिंध में ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आप और एक गलत हैंडलिंग की पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से कह रही है कि आप डायलॉग से बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी है। जब नहीं, देखिए, मैं सहर, विद ऑल माय ड्यू रिस्पेक्ट, लोगों को काम चाहिए, लोगों को आपके स्लोगन्स नहीं चाहिए। अब वो टाइम नहीं रह गया। मैं आपको साफ बता दूं, हम जहां जाते हैं, मैं खुद एक हल्के की सियासत कर रही हूं, अब हम आपसे काम मांगती है, लोग आपकी अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं, लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाते हैं। अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी हुई, अगर आपने डिलीवरेंस नहीं दी हुई, तो आप जरूर ब्लेम करेंगे। मैं भी पीटीआई को सारा दिन ब्लेम करूंगी। अच्छा, मैं भी पीपल्स पार्टी को ब्लेम करूंगी। के इलेक्शन से जब रिजल्ट्स आए तो ये ट्रेंड भी हम पहली दफा देख रहे हैं कि जिसके सेंटर में और ड्राइविंग सीट पे नून लीग है, वो इलेक्शंस में उस तरह से जीत नहीं सकी गिलगित बल्तिस्तान में, और हार मानी है डिप्टी स्पीकर नून लीग। लोगों ने काम देखा है, लोगों ने काम देखा है। देखिए, यहाँ बैठ के तनकीद करना अलग बात है। अगर आज भी देखा जाए तो सिंध रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहा है, हम जो है आपको जो है कोयले से बिजली भी बना के दे रहे हैं, आप थरपारकर का चोलिस्तान से मुकाबला कर सकते हैं, आप कराची की बात जरूर करते हैं। हमारी एक गुजारिश है बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में कि आप तमाम बातें करें, लेकिन ये जो मुहावरा है सियासत का, उसको उधर ना ले जाएं जिसके ऊपर एतराज़ की गुंजाइश बने। जो मर्जी तनकीद करें, जो मर्जी तारीफ करें, जो मर्जी इश्यूज उठाएं, और ये दोनों से हमारी गुजारिश है, आई हैव टू लीव इट देयर। इस दरखास्त के आज के दौर में 90s की भी सियासत से बाहर आके वक्त की जो तकाजा है उसको पूरा करें। लीव इट देयर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम केवी की बात करेंगे। नाज़रीन, अब हम आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलते हैं। फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमने आपका ख़त पढ़ा जो आपने वज़ीर आज़म को भेजा, जिसके अंदर जो
जो ज़ब्तशुदा अज़ला हैं उनके टैक्स के हवाले से आपने उनको बताया कि क्या करना चाहिए। लेकिन उस मामले पर जाने से पहले आपने इससे पहले एक और बयान भी दिया था, मैं चाहूँगा कि अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा एलेबरेट कर दें कि बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक ऑपरेशन होना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो रिकमेंडेशन है क्या उसके अलावा है जो ऑपरेशन चल रहे हैं, या उन ऑपरेशन को बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, खैबर पख्तूनख्वा के जो साउथ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके साथ साथ कुछ जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के इलाके हैं उनमें जो है टेररिज्म जो है वो बढ़ रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी कोशिश है कि उस टेररिज्म को रोके। उसके साथ साथ अगर आप देखें पिछले जो दीर में वाक़या हुआ, फिर स्वात में मेरे पास डेलीगेशन आए, स्वात में टेररिज्म बढ़ रही है, तो इसमें हम समझते हैं कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसमें जो मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें अगर दोबारा खुदा न खासा स्वात में वो सिचुएशन हुई जो पहले थी और हमने वहाँ पे नकल मकानी करवाई, वहाँ पे उसको क्लियर किया, फिर लोगों को वापस भेजा, इस तरीके से अगर आप दीर में देखें, दीर में चीज़ें हो रही हैं जो कि माजी में कम हुई थी, तो ये चीज़ दीर में भी हुई है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें जिस तरह वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, साउथ वज़ीरिस्तान है, फिर आप बाजोड़ को देखें, फिर आप पाड़ा चिनार के इलाके को देखें, इन जगहों पे जो है अब उनमें बाकायदा मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन होकर इन इलाकों को क्लियर होना चाहिए। आप अगर साउथ ऑफ के पी देखें, डी खान, टांग, बनू, लकी, करक, इनमें भी ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसको एक प्लान्ड ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें हम मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो भी मिलिटेंट्स हैं, जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते, डेफिनेटली उनसे तो बातचीत नहीं हो सकती। जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाएंगे उनके साथ क्या बातचीत करेंगे? लिहाजा इस चीज़ें मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन डेफिनेटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहें या जो भी ऑपरेशन कहें, सूबाई हुकूमत को भी हमने बार बार कहा है कि आपको वफाक के साथ मिलकर ये दहशत के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो सपोर्ट करना। देखिए ये दहशत गर्द किसी के नहीं है, न वो हमारे हैं, न आपके, न रियासत के ख़िलाफ़ भी हैं, सब के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो अगर आप कहें कि नहीं हमारे दोस्त हैं और बाकियों के दुश्मन हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो सबके दुश्मन हैं। आपने कहा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जब हम DGISPR के बयान देखते हैं या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो उसमें बताया जाता है कि IOBs जो हैं वो चल रहे हैं और दर्जनों IOBs हो रहे हैं दिन के अंदर, और पर घंटा भी 2-2, 3-3, 4-4 हो रहे हैं। आपने प्लानिंग का जिक्र किया, ज़ाहिर है प्लानिंग के साथ ही ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था गवर्नर साहब कि उसके अलावा क्या ऐसा एलिमेंट है जिसकी की वजह से हालात यहाँ पर खड़े हैं कि आपको इस मामले की तरफ बार बार इशारा करना पड़ता है? क्या जो सूबाई हुकूमत है उसकी तवज्जो इसके ऊपर मरकूज़ नहीं है, मरकज़ इस मामले को लीड नहीं कर रहा है, क्या? देखिए दो चीज़ें हैं। अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है, वो अपनी सिक्योरिटी फोर्स के शाना बशाना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है। आप देखें कि फ्रंट फुट पे अगर जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वहाँ पर सिविल की तरफ से आप चीफ मिनिस्टर को भी देखेंगे, उनकी टीम को देखेंगे कि वो बिल्कुल उनके साथ जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो इतनी कोऑपरेट नहीं कर रही है। आप देखें कि हमारे अफवाज के शहीदों के जनाज़ों में भी सूबाई हुकूमत के अक्सरियत आप देखें कि उसमें नुमाइंदे मौजूद नहीं होते और नुमाइंदगी नहीं करते। तो ये नहीं है कि जनाजे में जाकर कोई ऐसा कोई वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन एक सपोर्ट होती है उसमें। और फिर ये कहते हैं कि नहीं फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए और ये चीज़ें नहीं होगी। देखिए अगर आप नहीं होंगे तो आपको अमन अमान कैसे लेकर आएंगे? देखिए उसके माइनस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट के ऑपरेशन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी मुश्किलात होंगी लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़ी होगी तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए बेहतर। इसलिए हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बार बार कहा कि आपकी कोऑर्डिनेशन वफाक के साथ होनी चाहिए, सिक्योरिटी। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। अगर उन्होंने एपेक्स कमेटी की 1-2 मीटिंग बलूचिस्तान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से की है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी देखें वफाक के अंडर आता है, तो खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक भी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए। अपने एक डेफिनेटली वो हम समझते हैं कि वो ओनरशिप देते हैं, लेकिन ओनरशिप मैं समझता हूँ कि इस सूरत से भी होगी कि अगर वो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएँ या मुश्तरका इजलास बुला लें पार्लियामेंट के, जो कि 1 पॉइंट एजेंडे पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर डिस्कशन हो। देखें अगर अल्लाह करे अमन आता है ईरान और US की जो है जब ये जंग में, तो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरी जो है बेनिफिशियरी है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा होगा। देखिए वाहिद सूबा है जिसमें हमारे पास पानी मौजूद है, हमारे पास बिजली मौजूद है, सस्ती बिजली मौजूद है,
हमारे पास डैम्स बन रहे हैं, हमारे पास ऑयल एंड गैस मौजूद है, सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, सुई के बाद सबसे ज़्यादा गैस हम पैदा करते हैं, हमारे पास माइन एंड मिल्स मौजूद है, हमारे पास टूरिज़म है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म है। ये सारी चीज़ें एक अम्ब्रेला के नीचे एक ही वाहिद सूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंडर है। बाकी सूबों में चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ कि नहीं है जितनी हमारे पास है। तो अगर अमन होगा तो यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर बिज़नेस होगा, यहाँ पर कारोबारी लोग आएंगे, यहाँ पर कारोबार करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी। ये बड़ा तगड़ा बयानिया है जिस तरीके से आपने इस तमाम इशू को फ्रेज़ किया, और मुझे याद है कि मुतअद्दिद मरतबा जब भी मेरी आपसे बात होती है आप वज़ीर-ए-आज़म की आमद को हाईलाइट करते हैं कि उनको ज़रूर आना चाहिए। अगर हम नंबर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है, और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि इसकी स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस जो है, बलूचिस्तान की बहुत स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रूवन स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है वो क्या चीज़ है, और आप मरकज़ के नुमाइंदा हैं बतौर गवर्नर, वो क्या चीज़ है जो रोके हुए वज़ीर-ए-आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में आने से? आपने ज़ाहिर उनसे मुतअद्दिद मरतबा बात तो की होगी। देखिए, मैं नहीं समझता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की विज़िट क्यों नहीं होते। अगर उनको ये है, मैं नहीं समझता कि हाँ, मैं सूबाई हुकूमत PTI के यहाँ पर है, वाहिद सूबा जहाँ पर अपोजिशन की हुकूमत है, शायद इससे में भी वो हों कि जी वहाँ पर अपोजिशन की हुकूमत। लेकिन आपने देखा जब भी इस्लामाबाद में कोई भी मीटिंग होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस में हुई है एक दफ़ा या 2 दफ़ा, और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है, जहाँ पर हमारे सूबे की नुमाइंदगी, चीफ मिनिस्टर की नुमाइंदगी होती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो जाते हैं, अपनी नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएंगे और कोई शख्स ऐसा होगा जो बोलेगा मैं लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग पे नहीं जाता। अगर वो नहीं जाएगा तो देखें, एज ए गवर्नर, और एक मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ हैं। पिछले चीफ मिनिस्टर से भी खैबर के अमन के हवाले से मीटिंग हुई थी, मैं ख़ुद चल के उनके पास गया था, सारी अपोजिशन गई थी। जब ये CM बने थे, एक स्पीकर साहब ने अमन जरगा बुलाया था पार्लियामेंट की सूबाई असम्बली के अंदर, मैं वहाँ पर चल गया था। अभी हमारा एक दोबारा एक वो हुआ था, माजी में वो था CNG के हवाले से, गंदम के हवाले से, स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया, सूबे का इशू था, मैं गया था। अभी रिसेंटली फाटा पाटा टैक्स पे CM साहब ने फाटा के पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, हम गए थे। लेकिन जो सूबे के अमन के हवाले से बात होगी, सूबे की तरक्की और खुशहाली के हवाले से बात होगी, डेफिनेटली एज ए अपोजिशन अगर मैं जो भी हूँ मैं वहाँ पर जाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि जब इस्लामाबाद में ऐसी किस्म की मीटिंग्स होती हैं तो हमारे सूबाई जो हुकूमत है या सूबाई के नुमाइंदे हैं वो डेफिनेटली वहाँ पर जाते हैं। तो इस चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि एक संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए, ये बहुत ही संजीदा इशू है। और कल खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता खुदा न खास्ता कल ऐसा ना हो कि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएँ, फिर यही लोग बैठेंगे, फिर मीटिंगें भी होंगी, फिर पेशावर भी होगा, इस्लामाबाद भी होगा, जॉइंट सेशन भी होगा, लेकिन बहुत लेट होगा उस वक्त। आपको वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये जो ज़म शुदा अज़ला हैं इनके फ़ंड्स के हवाले से, क्या और कोई कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार जो है वो ख़त्म हो गया है? क्या कोई डायरेक्ट लाइन नहीं है? नहीं, डायरेक्ट लाइन बिल्कुल है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब से देखें, पिछली दफ़ा भी हमने CNG और गंदम के हवाले से था तो हमने उनसे रब्ता किया। फिर हम जो है वो उस पर कुछ कमज़ोरियाँ थीं जिस पे आपने देखा कि फिर CM साहब, मैं, स्पीकर साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि डॉक्टर इबाद साहब हैं, मीर मकाम साहब के भाई हैं, तमाम पार्लिमानी लीडर्स, हम गंदम और CNG के हवाले से हम सब इकट्ठे हुए और हमने फिर जाकर इस्लामाबाद में मीटिंग की और अपना जो है वो उनसे अपना हक जो है वो लेकर आए। अभी जो था बीच में, अभी फाटा में जो चकदरा में पीपल्स पार्टी ने की, PC की, PMLN ने भी की, ANP ने भी की, बाकी लोगों ने भी की। जो पीपल्स पार्टी ने जब APC बुलाए उसमें हम सब गए थे, मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी भी थी, मैं भी था, PTI की भी थी। हमने वहाँ पर यह मुतालबा किया कि पहले सूबाई हुकूमत जो है, अगर हम वफाक से कहें, सूबाई हुकूमत तो पहले अपना टैक्स माफ़ करे। CM साहब इसकी लीड ले, मैं उनके साथ हूँगा, ये उनका मैंडेट है, ही इज़ द चीफ एक्टर ऑफ द प्रॉमिस, हम साथ देने को तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इजलास बुलाया, फाटा पाटा के मेंबर्स को बुलाया, वहाँ के जो है स्टेक होल्डर्स को बुलाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर CM हाउस में मौजूद थी, आपने भी टीवी में देखा होगा। और उसके बाद जब हमने कहा कि पहले अपना टैक्स माफ़ करें फिर हम वफाक से बात करेंगे, उन्होंने कहा कि हम अपना सारा टैक्स माफ़ करें। यहाँ तक कि जो टैक्स सरीना होटल पे भी था और KFC और इन चेंस पे भी था वो भी उन्होंने माफ़ किया। उन्होंने कहा नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम इसको माफ़ करेंगे। फिर हमने वफाक से कहा और हमने रिक्वेस्ट की हुई है मीर मकाम साहब से, क्योंकि वहाँ पर फेडरल मिनिस्टर है, कि आप वज़ीर-ए-आज़म साहब से टाइम लें ताकि हम इस पर बात करें, क्योंकि फाटा के लोगों के साथ कमिटमेंट आपने खत भी लिख दिया 100 बिल्कुल, आई एम श्योर 100 अरब रुपए आप पे खर्च होगा। अब इस
लेकिन वो जी देखिए मेरा एक वन लाइनर है, क्या लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को वो जो है मरात जो उनके पास है, वो क्या फाटा और पाटा के इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती है? अगर मिलती है तो हमें FBI, आज तक मुझे FBI के चेयरमैन साहब बता दें कि उन्होंने फाटा के कौन से ज़िले में विजिट किया जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं और उनकी मुश्किल। टू लाइन्स ऑन दिस चिट लिखना। आई एम श्योर वज़ीर आज़म हाउस इसको नोट कर रहा होगा। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया।